जाता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल एक पादरी थे, एक चर्च में पुजारी थे, ठीक है। ये सोचिए, एक चर्च में पुजारी होकर इनको क्या कह दिया गया, अनुवांशिक का पिता, मतलब आधुनिक जेनेटिक्स का इनको पिता, मॉडर्न जेनेटिक्स का ये पिता कहलाए। क्यों? क्योंकि इनका खोज ही बहुत बृहद स्तर पे था, ठीक है। क्या किए थे ये? देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल। अब देखिए, इसके पीछे एक आप थोड़ा सा मैं आप कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। देखिए, जो ये ग्रेगर जॉन मेंडल है, इससे पहले आपने डार्विन का विकासवाद सिद्धांत पढ़ा होगा। डार्विन का विकासवाद सिद्धांत क्या कहता था कि जो ये जानवर होते हैं या कोई भी स्पीसीज होती है, वो समय के साथ अपने आप को ढालती है। जैसे कोई क्लाइमेट चेंज हुआ, कुछ भी परिवर्तन हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग ढालती है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था, वो उन्होंने ये डिस्क्राइब नहीं किया था क्या रीजन होता है, क्या कारण होता है, कैसे कोई भी स्पीसीज अपने आप को ढाल लेती है इन्वायरमेंट में, ठीक है। लेकिन ग्रेगर जॉन मेंडल की जब इन्होंने बताया कि ऐसे, मतलब उन्होंने खोज किया, तो इससे ये पता चला कि जो भी पीछे बताए गए थे, किसके द्वारा, डार्विन के द्वारा, लेमार्क के द्वारा, वो सब इसी पर बेस है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं, उन्होंने ये बताया कि कोई भी जो पिछले साइंटिस्ट थे, कोई भी दिए थे डिफिनीशन, लेकिन उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया, इन्होंने अंदर जाके डिस्क्राइब कर दिया। तो ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे? एक पादरी थे। कहाँ क्या थे? ऑस्ट्रेलिया के एक पादरी थे, चर्च के पुजारी थे। इन्हें आधुनिक आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। बीपीएससी 2011 में यही पूछा गया है, जेनेटिक्स के पिता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। अब यहाँ पर देखते हैं, मेंडल का प्रयोग 7 लक्षणों वाले उदर मटर पर हुआ था। यही क्वेश्चन पूछा गया है आपके पेपर में कि मेंडल ने अपना प्रयोग कहाँ पे किया था। तो देखिए, सिंपल ही क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं क्वेश्चन है। मेंडल ने अपना प्रयोग कहाँ पे किया था? मटर के पौधे पर किया था। कहाँ पर किया था? मटर के पौधे पे, गार्डन पी पाइसम सेटाइम द्वारा पर, ठीक है। तो इसी पर किया था, मटर के पौधे पर किया था। अब देखते हैं यहाँ पर जेनेटिक शब्द किसने दिया था? बेटसन ने 1985 द्वारा जेनेटिक्स एक शब्द दिया था। मेंडल के सिद्धांत के आधार पर लैंगिक जनन पर आधारित था, ठीक है। अब देखिए, ये लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो मनुष्य में होता है और जानवरों में होता है, वो क्या होता है? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर मैं एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल मैं देना चाह रहा हूँ, तो अभी प्रेजेंट टाइम में कौन सा खेती का सीजन चल रहा है? आलू बोने का सीजन चल रहा है। तो आलू क्या लाते हैं? जब आलू उसके वहां से कोल्ड स्टोर से लाया जाता है, तो उसको क्या किया जाता है? कुछ दिन के लिए रख दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसलिए रखा जाता है ताकि उसमें से थोड़ा सा, जैसे मतलब ये आलू है, ठीक है। अब ये आलू, इसमें से इतना गोल आलू नहीं होता, ऐसे ही याद रख, ऐसे, ठीक है। इसमें से कुछ निकल जाता है, ठीक है। क्या? उसमें से थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा पौधे टाइप निकलने लगता है, ठीक है। तो वो किसका एग्जाम्पल होगा? वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, अलैंगिक जनन का एग्जाम्पल होता है। और लैंगिक जनन का ये तो जानते ही हैं आप सब। तो ये जो अलैंगिक जनन होता है, ऐसे क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया था कि अगर क्लोन जो होता है, क्लोन किसका एग्जाम्पल हो सकता है? तो क्लोन अलैंगिक जनन। देखिए, जो अलैंगिक जनन में होता है, उसमें जो भी आगे जो पीढ़ी बनती है, आगे जो स्पीशीज निकलती है, वो सेम टू हूबहू वैसे ही होती है। लेकिन जो लैंगिक जनन में होता है, इसमें कुछ डिफरेंस होता है। हो सकता है माता को पा जाए, हो सकता है पिता को, या किसी, पता चला माता पिता को नहीं पाया, किसी और को पा गया, ठीक है। बहुत ही ऐसे, मतलब एग्जाम्पल होते हैं कि वो माता पिता को नहीं, किसी और को पा गया, उसी मतलब खानदान में ही दादा को पा गया, दादी, किसी बच्चा किसी का भी चेहरा रख लिया, ठीक है। तो ऐसे भी होता है। तो लैंगिक जनन में क्लोन वाला नहीं हो सकता, लेकिन अलैंगिक जनन में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन हो सकता है, क्योंकि उसमें एकदम सेम टू जैसे आलू है वैसे ही आलू निकलेगा, दूसरा नहीं निकलेगा, ठीक है। ये नहीं कि व्हाइट वाला एक रेड आलू होता है, एक व्हाइट, तो रेड व्हाइट ही वाला आलू निकलेगा, ठीक है। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देखिए, अब देखिए, मेंडल का अनुवांशिकता का 3 नियम था। अब देखिए, ये पूछा नहीं जाता आपके पेपर में इतना डिटेल में, जैसे जो 10th हाई स्कूल उसमें पूछा है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, मेंडल के अनुवांशिकता का 3 नियम कौन था। तो पहला नियम कौन था?
प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है, जिसमें क्या होता है, और ये पहले दूसरा भी देख लेते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, F2 में स्वतंत्र अपव्यूहन, और एक होता है पृथक का नाम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ एसोर्टमेंट, ये दूसरा है और ये तीसरा है। और देखिए इसमें होता क्या है, पहले प्रभाविता का नियम थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अभी तक तो नहीं बना है, भविष्य में भी मुझे नहीं लगता इतना डिटेल में पूछेगा, ठीक है। अब देखिए प्रभाविता का नियम क्या होता है, कैसे होता है, एक लंबा, मान लीजिए एक एग्जाम्पल में देखता हूँ, एक शुद्ध लंबा पौधा है और एक शुद्ध बौना पौधा है, जब उसको क्रॉस करवाया जाता है, उसको जब क्रॉस करवाया जाता है तो सभी लंबे पौधे पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, डोमिनेंस किसका हुआ, तो डोमिनेंस हुआ लंबे पौधों का, इसीलिए इस मतलब इनके पहले नियम को क्या कहा गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस का नियम। तो शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा सभी लंबे पौधे हो गए, तो ये डोमिनेंस किसका हो गया, लंबे पौधे का हो गया, तो इसे क्या कहा गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। अगर दूसरा कहता है कि मतलब ऐसे आपसे आपके एग्जाम्पल अगर पेपर में आ भी गया तो कहेगा कि कौन सा नियम नहीं है, तो तीनों दे देगा, एक चौथा दे देगा, ये नियम बताइए, तो वो नहीं है, बस ऐसे ही पूछ सकता है। तीसरा दूसरा क्या कहता है, इसको पहले देख लीजिए तब इसको देखिए, ये वैसे दूसरा है, ये तीसरा होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसमें क्या होता है, एक शुद्ध लंबा पौधा लीजिए, एक शुद्ध बौना पौधा, जो शुद्ध है उसको टी से कहते हैं, स्मॉल टी से, इसको जब संकर कराया जाता है तो इसमें क्या मतलब क्रॉस कराया जाता है, तो इसमें एक संकर लंबा पौधा बन जाता है, ठीक है। फिर इसको जब स्वपरागण करवाया जाता है तो इसमें क्या होता है, जब ये संकर जो पौधा बना है उसको कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों रख दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध लंबा पौधा टी है और शुद्ध बौना पौधा स्मॉल टी है, तो दोनों से मिलकर टी टी मतलब स्मॉल टी और कैपिटल टी बना। जब इसको स्वपरागण करवाया जाता है तो जो F2 बनता है, मान लीजिए ये यहाँ जो संकर लंबा पौधा बना F1 बना, और जो यहाँ पर F2 बना उसमें क्या होता है, टी इस दोनों टी संकर वाला और एक शुद्ध और एक उस लंबा वाला एक बौना वाला, तो तीनों को गुण पाए जाते हैं, तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, पृथक्करण का नियम कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला याद रखिएगा, ये वाला। अब देखिए ये स्वतंत्र अपव्यय का नियम है, क्या है, इसमें क्या होता है, जो F2 होता है उसमें भी कई प्रकार से निकल सकते हैं, ठीक है। तो इसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टोरमेंट का नियम कहते हैं, तो मतलब उसमें भी जैसे चाहे सूखा हो तो चाहे हरा हो, तो वो दोनों मिलकर सूखा हरा सब कुछ निकल सकते हैं, इसीलिए इंडिपेंडेंस कहते हैं, तो ये थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो बस इतना सिर्फ याद रखिएगा, पृथक मेंडल का तीनों नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ स्टोरमेंट, इंडिपेंडेंट स्टोरमेंट का नियम, यही तीनों याद रखिएगा बस, और कुछ ज्यादा मत याद करिएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन, ये 2014 में मेंस में पूछा गया था, यूपीपीसीएस के पूछा गया था, छिपकली में, छिपकली से रिलेटेड, तो छिपकली में क्या होता है, छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, क्या होता है, लिंग छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, इनके लिंग का निर्धारण पर्यावरणीय ताप पर, जितना गर्मी होता है उससे पता चलता है, ये मतलब छिपकली बनेगी या उसका मेल या फीमेल कैसे बनेगा, वो किस पर डिपेंड होता है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड होता है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये कहाँ पर कैसे डिपेंड होगा, ये टेम्परेचर पर डिपेंड होगा छिपकली के लिंग, ठीक, इतना याद रखेंगे आप। अब देखिए यहाँ पर क्या याद रखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, ये क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है, इसका पूरा हम डिटेल में देखेंगे, कौन खोज करता था, कैसे हुआ, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पेपर में बना है। तो क्या है, कोशिका के केंद्र में उपस्थित धागों के समान संरचना होता है, जो पूरा आपका ये होता है, ये क्रोमो, देखिए इससे पहले सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, फिर उससे नीचे पार्ट क्या होता है, डीएनए होता है, फिर उससे क्या होता है, जीन होता है। क्या होता है, जैसे एक रस्सी है, रस्सी मान लीजिए ये रस्सी है, अब इसको, इस रस्सी को जितना आप खींचेंगे उसका छोटा छोटा पार्ट उतना दिखने लगेगा, ठीक है। मान लीजिए जो रस्सी है वो क्रोमोसोम हुआ, फिर उसको थोड़ा सा और खींचेंगे तो वो क्या बन जाता है, यहाँ पर एक फिगर होगा, ये देखिए ये क्रोमोसोम है। अब जब इसको थोड़ा सा और खींचेंगे तो ये क्या बन गया, ये डीएनए बन गया, क्या बन गया, ये देखिए यहाँ पर डीएनए है, तो ये डीएनए बन गया। अब इसी रस्सी को थोड़ा सा और खींचेंगे तो वो जाके जीन दिखने लगता है, ठीक है। तो एक ही रस्सी में, उसी में क्रोमोसोम, उसी में डीएनए, उसी में जीन, ठीक है। अभी हम आगे बताएंगे डिटेल में, यहाँ पर फिर देखते हैं।
धागों के समान संरचना होती है। अब देखिए क्रोमोसोम खोजकर्ता कौन, कार्ल विलियम वान नगेली 1882 ईस्वी में। वंशागत का वाहक होता है, ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस में आया हुआ है, बीपीएससी में शायद आया हुआ है, ठीक है, कि पूछा गया था कि वंशागत का वाहक कौन होता है। तो वंशागत का वाहक कौन होता है, तो वंशागत का वाहक कौन होता है, आपका क्रोमोसोम। देखिए तीन चीजें आपके ऑप्शन में दे सकते हैं, ये दे सकता है कि वंशागत में ये क्रोमोसोम दे सकता है, या डीएनए दे सकता है, या जीन दे सकता है। जो भी ऑप्शन में रहे एक ही रहेगा, सब नहीं रहेगा, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन में रहे वो लगा दीजिएगा, ठीक है। बीपीएससी में क्या पूछा था, दो क्वेश्चन, तो जीवों में आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करने में कौन उत्तरदायी होता है। तो बीपीएससी में पूछा था डीएनए, ऑप्शन दिया था डीएनए लगाएंगे। और जो आरएएस राजस्थान पीसीएस में आया था उसमें दिया था जीवों में आनुवांशिक लक्षण पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, तो किसके द्वारा पाए जाते हैं, क्रोमोसोम के द्वारा। किसके द्वारा, क्रोमोसोम के द्वारा, ठीक है। तो कुछ भी ऑप्शन है आप लगाइएगा। अनुवांशिक लक्षणों को प्रसारित करने का माध्यम क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। तो अनुवांशिक लक्षणों को प्रसारित करने का माध्यम क्रोमोसोम होता है। प्रजातियों में क्रोमोसोम की संख्या स्थिर व निश्चित होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप में 47 हो जाता है या किसी में 48, मतलब सब में अलग अलग होता है। जैसे मनुष्य की बात करें, ये नहीं होता कि आपका आप में 46 है तो आपके छोटे भाई में 47 है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जब जो जब डिफरेंस हो जाता है तो बहुत बड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है, वो उसको आप जानते होंगे। अब तो क्या होता है, सब 46 ही होता है। अब देखिए नामकरण, डब्लू वाल्डेयर 1888 में। खोजकर्ता कौन थे क्रोमोसोम के, कार्ल विलियम वान नगेली 1882 में। और नामकरण कौन किया कि यह क्रोमोसोम ही इसका नाम रखा जाए, डब्लू वाल्डेयर ने इसका नामकरण रखा 1888 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए इसी क्रोमोसोम के प्रकार, जिसको गुणसूत्र बोलते हैं उसको क्रोमोसोम भी बोला जाता है, इसको गुणसूत्र भी बोला जाता है। देखिए क्रोमोसोम के जो प्रकार होते हैं वो, अब पहले हम देखें, आटोसोम एक होता है, एक सेक्स क्रोमोसोम होता है। आटोसोम में क्या होता है, जैसे हम मनुष्य की अगर बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं मनुष्य का, तो क्या होता है इसमें, स्त्री और पुरुष में समान रूप से पाए जाने वाले गुणसूत्र होते हैं। तो स्त्री पुरुष में समान रूप से क्या, 22 जोड़ी होती है, ठीक है, याद रखिएगा 22 जोड़ी, कुल 44 होती है। और सेक्स क्रोमोसोम कौन सा होता है, वो एक्स एक्स होता है, और ए पुरुष में एक्स वाई होता है, मतलब कुल एक जोड़ी दो ये हो जाता है। तो 22 और दो 46 हो जाता है। अब कैसे पता चलता है कि लड़का होगा, कि जैसे स्त्री में क्या होता है, एक्स वाई एक्स एक्स होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एमपीपीसी में, पूछा गया क्वेश्चन कि स्त्रियों में कौन सा क्रोमोजोम सेक्स क्रोमोजोम होता है। तो स्त्रियों में कौन सा सेक्स क्रोमोजोम होता है, एक्स एक्स होता है। देखिए एक तो सब में समान होता है, जो ऑटोसोम होता है उसमें 22 जोड़ी, मतलब 44 तो होता है, ये 22 22 जोड़ी, ठीक है, 22 जोड़ी। अब एक जो होता है, एक सेक्स क्रोमोसोम होता है, स्त्री में अलग होता है और पुरुष में अलग होता है। जब स्त्री की बात करें तो वहां पर हमेशा एक्स एक्स रखेंगे, और जब पुरुष की बात करेंगे तो एक्स वाई रखेंगे। अब देखिए एक बार आप अपने समाज में देखे होंगे, जब ये बहुत ही मतलब बेकार ही सिस्टम था है, अब तो थोड़ा सा कम हुआ है, पहले बहुत ज्यादा बेकार सिस्टम था। क्या था, जब किसी स्त्री को लड़की हो जाती थी तो उसको ब्लेम क्या दिया जाता था, वो ब्लेम दिया जाता था कि वो लड़की की वजह से ये मतलब इन बच्ची पैदा हुई है, ठीक है। तो ये मतलब हमारे समाज में ये जो कुप्रथा चली आ रही है, अभी भी चलती है कहीं भी, वो जिम्मेदार लड़की नहीं होती, वो हमेशा जिम्मेदार, ये क्वेश्चन आपके आईएएस में पूछा गया है कि जो सेक्स मतलब डिफाइन करता है, वो स्त्री का सेक्स मतलब क्रोमोजोम, सेक्स क्रोमोजोम डिफाइन करता है या पुरुष का क्रोमोजोम। तो हमेशा याद रखेगा इस स्त्री का जो सेक्स क्रोमोजोम होता है वो नहीं डिसाइड करता है, वो पुरुष का जो एक्स वाई क्रोमोजोम होता है वही डिसाइड करता है कि बच्ची पैदा होगी कि बच्चा पैदा होगा, ठीक है। तो ये दोनों, पहली बात तो ये सब में डिफरेंस करना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो डिफरेंस करता है वो मूर्ख है, ठीक है। अब देखिए वो किससे पता चलता है, वो मनुष्य, ये पुरुष से पता चलता है कि बच्ची पैदा होगी कि बच्चा पैदा होगा। क्योंकि अभी मैं दिखाता हूँ, देखिए कैसे पता चल, मान लीजिए 44 जोड़ी यहाँ पर आ गया,
अब कहाँ है, इसकी स्त्री का एक्स एक्स है और पुरुष का एक्स वाई है। अब यहाँ पर क्या बना, स्त्री का मान लीजिए एक्स दे दी, स्त्री तो एक्स ही तो दे सकती है, इसके पास जब वाई है नहीं तो वाई ये कहाँ से देगी। और ये क्या दे सकता है, ये मनुष्य, ये मेल है और ये फीमेल है। अब ये क्या करेगा, जो मेल है ये यही तो डिसाइड कर रहा है। अब इस मतलब ये मतलब अब ये भी भगवान भी अब ये नहीं कर सकता कि मनुष्य डिसाइड करेगा। मतलब मनुष्य भी ऐसा नहीं, मतलब मनुष्य की मतलब बात कर रहा हूँ मैं, ये मेल, अब ये नहीं कर रहा हूँ मेल ही डिसाइड करेगा, मेल के भी मतलब वो नहीं है, क्योंकि मेल ही डिसाइड करेगा कि स्त्री होगी, वो ऊपर वाले का है। वो मतलब वो जैसे ही जीन डीएनए होगा वैसी प्रकार से हो जाता है। लेकिन जो ब्लेम करते हैं कि स्त्री को, अब स्त्री तो अपना चाहे ये एक्स दे दे चाहे ये एक्स ही मिलेगा, लेकिन जो मेल होगा, अगर ये मेल का यहाँ पर एक्स आ जाता है तो ये क्या होगा, बच्ची पैदा हो गई, ठीक है। और जब यहाँ पर स्त्री फिर एक एक्स दी, ठीक है, फिर एक्स एक एक्स दी, फिर ये क्या कर दिया मेल वाला, ये यहाँ वाई दे दिया, और यहाँ पर क्या पैदा हो गया, बच्चा पैदा हो गया, ठीक है, यहाँ पर मेल पैदा हो गया। तो इसीलिए कौन डिसाइड करता है, मेल ही डिसाइड करता है कि कौन स्त्री पैदा मतलब बच्ची पैदा होगी कि बच्चा पैदा हो। ये आईएएस का क्वेश्चन है, याद रखेंगे, आईएएस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कई पेपरों में, कौन डिसाइड करता है कि बच्ची पैदा होगी, मतलब कौन डिसाइड नहीं करता, किसका सेक्स क्रोमोसोम डिसाइड करता है, ठीक है, क्योंकि मनुष्य मतलब मेल भी डिसाइड नहीं कर सकता कि बच्ची होगी बच्चा होगा, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। लेकिन जो ब्लेम दिया जाता है वो स्त्रियों पर दिया जाता है, वो मतलब मुझे लगता है कम पढ़े लिखे ना कि एकदम अशिक्षित ही होते हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर क्या होता है, वाल्टर सूटन और थियोडोर बावेरी ने गुणसूत्रों का वंशागत सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो वंशागत जो गुणसूत्रों का वंशागत सिद्धांत किसने दिया था, वाल्टर सूटन थियोडोर बावेरी ने दिया था, ये झारखंड पीछे 2021 में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो ये याद रखेंगे, एक्स वाई जो होता है अगर होगा तो पुत्र का हो जाएगा, एक्स एक्स हो जाएगा वो पुत्री का हो जाएगा, ठीक है यार। साधारण मानों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। 2 बार क्वेश्चन आ गया, 1991 में, 92 में आया है। 22 जोड़ी होती है और 2 सेक्स क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर जीन के बारे में, देखते हैं जीन क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। आपके जो क्रोमोजोम पूरा होता है, ये क्रोमोजोम है, इसका सबसे छोटा पार्ट, इससे छोटा नहीं होता, ठीक है। तो सबसे छोटा क्या होता है, जीन होता है। अब जीन के बारे में हम पूरा यहाँ पर देखेंगे। यूपीपीसी जीआईसी में पूछा गया था, यूपीपीएससी जीआईसी में, कि आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई डीएनए की कार्यात्मक इकाई होती है। क्या होता है, डीएनए की कार्यात्मक इकाई होती है, मतलब सबसे छोटी इकाई यही होती है, ठीक है। जैसे बॉडी की सबसे छोटी इकाई सेल आप कहते हैं, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल है, इसीलिए जो ये आनुवंशिक लक्षणों की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जीन होती है, जीन, ठीक है, इससे छोटा नहीं होता है। अब देखिए, आनुवंशिक लक्षण धारण करने वाली क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए से बनी अतिसूक्ष्म संरचनाएं होती हैं। किससे बनी होती हैं, डीएनए से बनी होती है। ये हम जीन के बारे में बात कर रहे हैं, जीन जीन ये डीएनए से बनी अतिसूक्ष्म संरचनाएं होती हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या, एक क्वेश्चन यहाँ बना था, इस सबसे छोटी इकाई डीएनए की कार्यात्मक इकाई क्या है, जीन है। एक क्वेश्चन यहाँ बना था, जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक और कार्यात्मक संगठन क्या कहलाता है, जीनोम चित्रण कहलाता है। ये यूपीपीसीएस 2002 में पूछा गया था कि जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक और कार्यात्मक संगठन क्या कहलाता है, जीनोम चित्रण कहलाता है, ये याद रखिएगा। नामकरण जीन का किसने किया था, विल्हेम जोनहिल्सन ने 1909 ईस्वी में किया था। कौन, विल्हेम जोनहिल्सन ने। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, यूपीपीसीएस 2020 में पूछा गया था। जो युक्त परिवर्तन है, इसके क्या है, अनुक्रम आधार पर परिवर्तन क्या कहलाता है, म्यूटेशन। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था, ऑप्शन में वो क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुक्रम के आधार पर जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहलाता है, तो उसको म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिजो ने दिया दिया था। किसने दिया था, ह्यूगो डी ब्रिज। इसको हम आगे पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। नीचे सभी वीडियो का लिंक दिया रहता है, आपको जाकर देख लिया करिए सभी वीडियो। अब देखिए जियो का अनुक्रम जीनोम का रहा था, अभी जीनोम के बारे में भी देखेंगे। जंपिंग जीन के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। खोजकर्ता कौन था, बारबरा मल्ली मेलिटॉक, ठीक है। ये क्वेश्चन कहाँ पर पूछा गया था,
ये क्वेश्चन शायद आपका पीसीएस में ही पूछा गया था, ठीक है, कि जंपिंग जीन या प्लावमान जीन इसको बोला जाता है, इसके खोजकर्ता कौन थे? तो प्लावमान के खोजकर्ता कौन थे? बारबरा मेल्टी मेल्टी टॉक, इनको यूएसए के थे, नोबेल पुरस्कार 1983 में मिला था। ऐसे आनुवंशिक तत्व जो एक गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समर्थ होते हैं उनको जंपिंग जीन, जैसे जंप नहीं करते कि जंपिंग जीन क्या होता है, तो ऐसे आनुवंशिक तत्व जो एक गुणसूत्र से में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समर्थ होते हैं उनको देखिए क्या होता है, जैसे जीन, ये पूरा गुणसूत्र है, ये आपका क्रोमोसोम है। अब यहाँ पर जीन पड़ा है तो यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ पे यहाँ जा सकता है, उसी को जंपिंग जीन कहते हैं। यही सब याद रखिएगा, इसका खोज करता। देखिए, सर्वप्रथम मक्का में प्रयोग कोशिका में डीएनए के खंड में जंपिंग जीन का पता चला था, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, सबसे पहले कहाँ पर पता चला गया था जंपिंग जीन का, ठीक है, ट्रांसपोज जिसको कहा जाता है ट्रांसपोजन पोजोन, ठीक है। अब देखिए जीन, जीन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नामकरण विलियम जॉनसन, आनुवंशिकता की इकाई जिसके द्वारा पैतृक लक्षणों का निर्धारण होता है। डीएनए की कार्यात्मक इकाई आनुवंशिकता की इकाई होता है, तो डीएनए की कार्यात्मक इकाई थोड़ा सा और यहाँ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1993 में यही क्वेश्चन पूछा गया था आपके पेपर में कि प्लावमान जीन जंपिंग जीन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अभी हमने क्या बताया था, जंपिंग जीन का प्रतिपादन किसने किया था, कहाँ पे गया, ये है आईएएस में क्वेश्चन पूछा था, बारबरा मल्टी टॉक, ठीक है, या देखिए बारबरा मल्टी टॉक, ये आपका आंसर सही होगा। तो इन्होंने किया था जंपिंग जीन के सिद्धांत को। देखिए ऐसे क्वेश्चन अब कहाँ पे आएंगे, आपके पीसीएस में आने के बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं कि जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं अक्सर वो पूछ लिए जाते हैं पीसीएस में, किसी भी पीसीएस में, चाहे बीपीएससी हो चाहे यूपी पीसीएस हो, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, अब देखिए हम डीएनए और आरएनए की बात करेंगे, ठीक है। पहले आप देखेंगे ये न्यूक्लिक अम्ल का होता है, ये न्यूक्लियस में पाया जाता है इसलिए इसको न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाया जाता है इसलिए न्यूक्लिक अम्ल। अब देखिए इसी न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए और आरएनए मौजूद होता है। अब देखिए डीएनए कहाँ और मौजूद होता है, माइक्रोकांड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। अब देखिए ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं न्यूक्लिक अम्ल। अब देखिए ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, पूछा जाता है पेपर में किससे किससे बने होते हैं, तो ये नाइट्रोजनी बेस होते हैं, पेंटोज शुगर होते हैं और फास्फेट होते हैं, तीनों याद रखिएगा। ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है इसी का भाग होता है, न्यूक्लिक अम्ल का ही न्यूक्लियो बहुलक होता है इसका, ठीक है। ये नाइट्रोजनी बेस, पेंटोज शुगर और फास्फेट। देखिए इसमें दो चीजें होती हैं, एक डीएनए आरएनए, अभी दोनों का अंतर हम देख लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो नाइट्रोजनी बेस होता है उसमें प्यूरिन होता है और पीरियडिमीन होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, प्यूरिन और पीरियडिमीन। अब जो प्यूरिन जो होता है उसमें एडेनिन एजी होता है और जो पीरियडिनिन होता है उसमें थाइमिन और साइटोसिन होता है। ये किसकी हम बात कर रहे हैं, ये हम डीएनए की बात कर रहे हैं। और जब आरएनए हो जाता है इसी थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल जुड़ जाता है, ठीक है। नाइट्रोजनी बेस हो, ये क्या होते हैं, नाइट्रोजनी बेस बता रहा हूँ ये, ठीक है। तो नाइट्रोजनी बेस में प्यूरिन और पिरिडिमिन इसके भी पार्ट होते हैं, एडेनिन होता है, ग्वानिलीन होता है और ये थाइमिन होता है, साइटोसिन होता है। ये किसके होता है, ये डीएनए में होता है। अगर मैं एडेनिन, ग्वानिलीन, यूरोसिल और साइटोसिन बताऊं तो ये आरएनए में होता है। सिर्फ थाइमिन के स्थान पे यूरोसिल जोड़ दीजिए, वो आरएनए हो जाता है। अब देखिए आप ये न्यूक्लियोटाइड होता क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड ये आपका जो ये बना है, ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये बाहर वाला जो स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए ये जो बाहर वाला ये स्ट्रक्चर होता है यही होता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। याद रखेंगे कौन सा, यही। और ए टी से जुड़ा होता है, जी सी से जुड़ा होता है, अभी वो भी बताएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो ए होता है वो किससे जुड़ा होता है, टी से जुड़ा होता है, हमेशा याद रखेंगे। जो ए होता है मतलब एडेनिन थाइमिन से जुड़ा होता है, ग्वानिलीन सी से। कैसे याद करेंगे ये भी देखिए, जैसे जी बनाते हैं, कभी भी जब जी बनाते हैं ऐसे पहले सी बनाते हैं फिर जाके ऐसे जी बनाते हैं, और हमेशा सी तो ऐसे ही बन जाता है। तो जान लीजिए कि हमेशा जो सी है तो होता है वो जी से, क्योंकि सी बनाने में जी का प्रयोग होता है
और सी तो बनता ही है, तो सी जो किससे बना होता है, जी से। अब 3 इसमें बॉन्ड क्यों होता है, ऐसे मतलब उसका लॉजिक अलग है। याद करने के लिए सिर्फ इतना याद रखिएगा, सी 3 पे आता है, रीजनिंग में पढ़े होंगे ना, 1 2 3 ए बी सी, सी 3 पे आता है, तो यहाँ पर 3 बॉन्ड होते हैं। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि सी किसमें कितने बॉन्ड में आता है, 3 बॉन्ड में, ठीक है। तो ये जी किससे जुड़ा होता है, सी से जुड़ा होता है। ए किससे जुड़ा होता है, टी से जुड़ा होता है, एडेनिन थाइमिन से, ग्वानिन साइटोसिन से। लेकिन जब यही होता है एडेनिन यूरोसिल से जुड़ जाता है जब आरएनए होता है, ठीक है। अब देखते हैं, पहले डीएनए देख लेते हैं फिर आरएनए देख लेते हैं। डीएनए का खोजकर्ता कौन सा, फ्रेडरिक मिसर 1869 में। लेकिन ये नहीं पूछा जाता, पूछा जाता है डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का किसने दिया था, क्योंकि मेन होता है डबल हेलिक्स मॉडल। ये देखिए जो डबल हेलिक्स मॉडल होता है यही मेन होता है। तो डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वाटसन और क्रिक। यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। मैं सब कुछ लिख देता हूँ, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो पेपर में पूछा जाता है उसी पर मैं ज्यादा जोर देता हूँ, मतलब ज्यादा प्रेस करता हूँ कि इसको जरूर याद करिए, ठीक है। डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने। प्रस्तावक कौन थे, एम एच विलिंगसन और फ्रैंकलिन 1953 में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिएगा यहाँ पे कि वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। अब देखिए यहाँ पर शर्करा जो ये पेंटोज शुगर होता है, आरएनए में अलग होता है, डीएनए में अलग होता है। तो यहाँ पर अगर डीएनए की बात करें, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि आरएनए में डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है, तो डी ऑक्सी राइबोज शुगर पाया जाता है डीएनए में। तो डीएनए में डी ऑक्सी राइबोज शुगर पाया जाता है। अगर मैं आरएनए की बात करता हूँ तो आरएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है, राइबो शुगर पाया जाता है। तो राइबोज शुगर किसमें, आरएनए पे पाया जाता है। और डी से डीएनए होता है तो वहां डीऑक्सिल लगा दीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, घटना चक्र में देखेंगे आपको आ जाएगा वहां पे, ठीक। और फास्फेट, अब देखिए यहाँ पर बाहर वाला और फास्फेट होता है। नाइट्रोजनी बेस अगर डीएनए में पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, एडेनिन बताएंगे, ग्वानिन बताएंगे, थाइमिन बताएंगे, साइटोसिन बताएंगे, ठीक है। क्या बताएंगे, साइटोसिन बताएंगे। यही थाइमिन यूरोसिल में चेंज हो जाता है जब आपका आरएनए बनता है। अभी डीएनए से आरएनए किससे बनता है वो भी हम बताएंगे, ठीक है। जो ट्रांसक्रिप्शन इंट्रांसक्रिप्शन ये होता है वो भी बताएंगे, ठीक है। अवस्थित केंद्रक में अवस्थित होता है, न्यूक्लियस में, इसलिए ठीक है न्यूक्लियोटाइड इसको न्यूक्लियो अम्ल बोलते हैं, ठीक। तो याद रखेंगे कहाँ पर, ये मुख्यतः केंद्रक में अवस्थित होते हैं। अब देखिए ये किसके बारे में अभी हमने पढ़ा, डीएनए के बारे में। थोड़ा सा आरएनए के बारे में देख लेते हैं। आरएनए के बारे पूरा नाम क्या है, राइबो शर्करा है इसका पूरा नाम, ठीक है। संश्लेषण डीएनए द्वारा ही आरएनए बनता है, ठीक है। अगर आरएनए कैसे बनता है, तो मुख्यतः डीएनए द्वारा ही आरएनए बनता है, ठीक है। कार्य क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण। आरएनए का एक ही काम होता है, जहां भी आपको राइबो लिखा रहे, अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो कहीं भी राइबो लिखा रहे तो इसका मतलब प्रोटीन आरएनए, याद रखिएगा। कहीं भी कभी भी ऑप्शन में आ जाए प्रोटीन लिखा रहे, राइबो लिखा रहे, आरएनए लिखा रहे, सब एक ही चीजें होती है, ठीक है। सबका संश्लेषण होता है। कार्य क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण आरएनए करता है। बेस क्या होता है, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है। देखिए यूरोसिल यहाँ जुड़ गया थाइमिन के स्थान पर, और साइटोसिन रहेगा ही। कितनी बार बता चुका हूँ, ये चारों तो याद ही रखिएगा। आरएनए में कौन रखेगा, रखेंगे याद, एडेनिन ग्वानिन यूरोसिल लगा दीजिएगा, और साइटोसिन। डीएनए में एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन। अब देखिए नोट क्या होता है, आरएनए में नाइट्रोजनी बेस थाइमिन के स्थान पर यूरोसिल जुड़ जाता है। हमने यहाँ पर लिख भी दिया है ताकि आपको जब आप पढ़ें तो आपको याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रयोगशाला में सर्वप्रथम प्रोटीन संश्लेषण डीएनए संश्लेषण हरगोविंद खुराना द्वारा किया गया था। बीपीएससी 1994 में ये क्वेश्चन ये पूछा गया था एक बार कि डीएनए का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था, हरगोविंद खुराना के द्वारा। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था, हरगोविंद खुराना, ठीक है। तो चाहे डीएनए संश्लेषण प्रोटीन संश्लेषण एक ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखें आरएनए के मुख्य कार्य, ठीक है। अब आरएनए का जो मुख्य कार्य होता है वो देखिए, हमें पता है जो एक प्रोटीन बनता है वो 20 अलग अलग अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, ठीक है। किसको किससे, 20 अलग अलग अमीनो, 10 प्रेजेंट रहते हैं, 10 बाहर से आते हैं, ठीक है। अब जो 10 वही बाहर से आते हैं, जैसे इसका मैं अगर एग्जांपल दूं
किसी की शादी पार्टी में आप जा रहे हैं, ठीक है, तो गेट में जब आप अंदर एंट्री करते हैं तो गेट पे दो मतलब खड़े रहते हैं, मतलब बड़ी बड़ी शादियों में आप देखे होंगे गेट पर वो चेक करते हैं कि आप यहीं के मतलब आपको कार्ड मिला है कि आप वैसे ही जा रहे हैं। तो वहां पर ये एम एस, मैं इसको आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यही काम वैसे जैसे वहां पर एकदम वही सोचिए, वही यहाँ पर होने वाला है। मैसेंजर आरएनए केंद्र के बाहर प्रोटीन संश्लेषण हेतु उपयुक्त अमीनो अम्लों को चुनने का संदेश देता है। जो गेट पे होता है वो चुनता है कि ये अमीनो एसिड है, ये जाके प्रोटीन संश्लेषण करने में सहायक प्रोटीन बना सकता है कि नहीं। तो जब अगर उसको बाहर उसको चेक करता है, अगर होता है तो उसको अंदर कर देता है, ठीक है। तो क्या होता है, चुनने के लिए संदेश, इसीलिए मैसेंजर दिया जाता है। तो मैसेंजर क्या करता है, अमीनो अम्लों को चुनता है, ठीक है। अब देखिए जब यही मैसेंजर अमीनो अम्लों को चुनता है तो इसको ट्रांसफर कर देता है, मतलब गेट के अंदर ट्रांसफर कर देता है जहां पे पार्टी चल रही है। तो ट्रांसफर आरएनए क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण होते अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाता है, मतलब अंदर से जाते हैं कुछ लोग, उनको लाते हैं कि हाँ ये यहीं के गेस्ट, ठीक है। तो क्या होता है, राइबोसोम पर लाता है। और तीसरा आरएनए, एक यम आरएनए होता है, एक टी आरएनए होता है, एक आरएनए मतलब राइबोसोम आरएनए। प्रोटीन संश्लेषण में ये सहायक होते हैं राइबोसोम, ठीक है। तो ये क्या होता है, पहले एम क्या होता है, चुनता है कि हाँ ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं, टी आरएनए ट्रांसफर कर देता है, अंदर जाते हैं। और आरएनए क्या होता है, इससे राइबोसोम का निर्माण करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में ये निर्माण करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा गया था, प्रोटीन कैसे बना होता है, तो 20 अलग अलग अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। अब देखते हैं यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आता है कि जो एक्सरे तकनीक होता है उसमें जो एक्सरे तकनीक जो जैसे क्या होता है, आप एक्सरे नहीं करवा, जैसे कोई चीज शरीर में दर्द हो रही होती है तो उसको सोचते हैं आप एक्सरे करवा लेते हैं। तो जो यह एक्सरे जो इंडस्ट्री होती है उसमें जो लोग लगे होते हैं उसको में किसका डर होता है, ठीक है। तो जो एक्सरे तकनीक व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को कोशिका सेल कि डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है, मतलब डीएनए में क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है जो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। आईएस 1996 में पूछा गया है। सिर्फ आप इतना ही याद रखिएगा कि कहाँ पे, मतलब अगर एक्सरे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जहाँ पर एक्सरे का काम होता है, वहां पर जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको किसका खतरा बना रहता है, तो किसका, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा बना रहता है, किसमें, डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा बना रहता है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके जब कोरोना था उसमें काम आता है, ठीक है। डीएनए से आरएनए जब बनता है तो वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो वो ट्रांसलेशन कहलाता है। लेकिन जब आरएनए से डीएनए बनता है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो ये याद रखेंगे कि डीएनए से आरएनए जब बनता है तो वो क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए से डीएनए बनता है तो रिवर्स है। लेकिन जब आरएनए से प्रोटीन बनता है वो ट्रांसलेशन कहलाता है। कभी भी प्रोटीन से आरएनए नहीं बनता है, ठीक है। तो यह याद रखिए प्रोटीन से, क्योंकि यहाँ पर देखिए पीछे लाइन नहीं है, ठीक है। आरएनए से प्रोटीन बनता है लेकिन आरएनए से ये प्रोटीन से आरएनए नहीं बनता। यहाँ पर देखिए आरएनए से क्या बन रहा है, प्रोटीन राइबोसोम मतलब प्रोटीन बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्रोटीन संश्लेषण में सहायक, ये आरएनए से ही प्रोटीन बन रहा है, मतलब ट्रांसलेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अब चलते हैं थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है। प्लावमान जीन, जंपिंग जीन, अभी ये क्वेश्चन पूछे थे, तो ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो बारबरा मैकली टॉक ने ये प्रतिपादित किया था। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा था, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। यूपीपीसीएस मेंस 2016 का क्वेश्चन होता है कि डीएनए में शर्करा कौन सा होता है, तभी हमने क्या बताया था, डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, ठीक है। क्या होते हैं, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। प्लीज जो लोग नए होंगे, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, ठीक है। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम से मिलने से बालक का जन्म होता है, अब बालक का जन्म होना है, ठीक है। तो किस कौन सा क्रोमोसोम मिलेगा जिससे बालक का जन्म होगा, तो पुरुष का कौन सा मिलेगा, एक्स मिले वाई मिलेगा, ठीक है। और स्त्री का कौन सा मिलेगा, एक्स मिलेगा, क्योंकि स्त्री में तो एक्स एक्स ही है तो उसमें तो एक्स देगा, मतलब एक्स देंगी स्त्री। और वहां पर पुरुष का एक्स वाई है तो पुरुष अपना वाई दे देगा।
तो ये क्या हुआ, बालक का जन्म होगा। अगर यक्ष पुरुष भी दे देता, यहाँ पर जो मेल है ये भी दे देता, तो यहाँ पर गर्ल्स का जन्म हो जाता है, ठीक है। तो पुरुष का वाई, स्त्री का एक्स जो होता है वो क्या कहलाता है, वो बालक का जन्म होता है। कहाँ पर, 2005 में क्वेश्चन ये देखिए आया था। पुरुष का जीन संगठन होता है, अभी हमने क्या कहा, स्त्री का क्या होता है, एक्स ही एक्स होता है। ये डिसाइड नहीं करता कि बच्ची होगी कि बच्चा होगा, ये पुरुष डिसाइड करता है कि बच्चा होगा कि बच्चे होंगे। तो पुरुष का जीन संगठन क्या होता है, एक्स वाई होता है। बीपीएससी 1999 में देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपको डेली ही थोड़ा सा क्वेश्चन चाहिए कि मतलब जब मैं चैप्टर पढ़ाऊँ तो लास्ट में कुछ क्वेश्चन करवा दूं, तो अगर आप कमेंट में कर दीजिएगा तो मैं 5 मिनट लगता है, इसमें ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं सब कुछ वो आगे पढ़ा ही देता हूँ। 5 से 10 मिनट में करवा दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं। अग्रलिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में कौन से व्यक्तियों को कोशिकाओं के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा बना रहता है, तो कौन से, जो एक्सरे तकनीक मतलब एक्सरे टेक्नोलॉजी में जो काम करते हैं उसमें क्या होता है, ये डीएनए परिवर्तन में खतरा बना रहता है। तो कौन सा आपका सही होगा, सिर्फ ए वाला आपका सही होगा, ठीक है। कोयले में नहीं कोई, ठीक है। रंगरेज रंग साजन इसमें नहीं, अनुसरण ये भी नहीं, सिर्फ सिर्फ कोयला में, ठीक है। आईएएस 1996 में क्वेश्चन आया है आपके पेपर में, ऐसा आ सकता है पेपर में, ठीक है। अब देखिए गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया था, तो गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत किसने दिया था, शूटर और बावेरी ने दिया था। किसने दिया था, गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत शूटर और बावेरी ने दिया था। झारखंड पीछे 2021 में क्वेश्चन। जीव की अनुवांशिक लक्षण संतान में पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है राइबोसोम, प्लाज्मा, लाइसोसोम। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्रोमोसोम के द्वारा, ठीक है। अब देखिए यही क्वेश्चन मैं बता रहा था कि 2016 बीपीएससी में क्या पूछा गया, जीवों में अनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रण और निम्नलिखित उत्तरदायी कौन होता है, तो यहाँ पे कौन सा होता है, डीएनए। कभी भी चाहे डीएनए दिया रहे, चाहे आरएनए दिया, वो सॉरी डीएनए दिया रहे, चाहे क्रोमोसोम दिया रहे, चाहे जीन दिया रहे, तीनों में कुछ भी दिया रहे, आप तीनों ही लगाइएगा, ठीक है। मतलब एक ही लगाना होगा वहां पे, तो ठीक है। तो अनुवांशिक लक्षण संतान में डीएनए द्वारा, क्रोमोसोम द्वारा या जीन द्वारा। देखिए यहाँ पर जीनोम चित्र, जीनोम मैपिंग का संबंध किससे है, तो जीनोम मैपिंग का संबंध जीन्स के चित्रण से है, ठीक है। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशगत नियमों का प्रतिपादन करके जिस जीवधारी का प्रयोग किया, उन्होंने गार्डन पी का मटर का प्रयोग किया था। सिंपल क्वेश्चन है, बस इतना ही है। अगर आपको पसंद आया होगा आज का आपका लेक्चर, तो प्लीज आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर